हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारे बूंदी जिले का पेपर है। हमारा जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण रियासत बूंदी है उसका एक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, उसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी बच्चे प्रश्नों को साथ में पढ़ते हुए अपना उत्तर जो है वो भी देते रहें और अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहें। पूर्णांक 34 नंबर का रखा गया है, समय 2 घंटे 45 मिनट का रखा गया है। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के सीधा पहले प्रश्न पे आ गया ये पेपर। बड़ा शानदार पेपर है। चलिए, एक आवेश Q है और R त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध है। कोई R त्रिज्या का गोला है, उसके अंदर कोई आवेश Q रखा गया। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, इस गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? साहब, गाउस के नियम से हम जानते हैं, चाहे गोले का आकार बदलो, चाहे आकृति बदलो, कुछ भी बदलो, विद्युत फ्लक्स जो है वो पहले के बराबर ही रहेगा, नो चेंज होगा। फ्लक्स का मान गोले के आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। ठीक है साहब, इन्हें समान आवेश दिया जाता है, यानी इनको आवेश बराबर दे दिया, धारिताएं दोनों की अलग अलग है। ओके, इनमें संग्रहित ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के अनुपात का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 CV²। सर, एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने Q²/2C। तो ये पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें विभव की वैल्यू नहीं दे रखी है, आवेश दे रखा है और धारिता दे रखी है। तो हमें Q²/2C का फॉर्मूला लगाना चाहिए। आवेश बराबर कह रहा है तो आवेश का तो कोई अनुपात पे इफेक्ट नहीं होगा। धारिता जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई संग्रहित ऊर्जा, धारिता के व्युत्क्रमानुपाती। तो C1 और C2 की धारिताओं का अनुपात पूछा है तो इनका उल्टा हो जाएगा, तो C2/C1 धारिताओं के अनुपात में इनके अंदर ऊर्जा संग्रहित होगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किन संरक्षण के नियमों के ऊपर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम होता है। साहब, संधि नियम तो आवेश संरक्षण के ऊपर आधारित है। और दूसरा किरचॉफ का वोल्टता नियम है, जो एक बंद लूप में वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग 0 होता है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। तो पहला आवेश संरक्षण पे और दूसरा ऊर्जा संरक्षण पे। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 4 कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? साहब, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है फाई बराबर फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डी फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो E है हमारे पास न्यूटन अपॉन कूलाम और इनटू में हमारे पास मीटर स्क्वायर है, और न्यूटन इंटू मीटर जो है उसको हम लिख सकते हैं जूल, तो इसको हम जूल इंटू मीटर अपॉन कूलाम लिख सकते हैं, एंड जूल अपॉन कूलाम वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक जो है वो वोल्ट मीटर होता है। आप विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक लिख सकते हैं, वैसे तो कई सारे मात्रक हम बना सकते हैं। ई का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलाम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये भी हम लिख सकते हैं न्यूटन, और इसमें से एक मीटर निकाल लें तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन जूल बन जाएगा, उसके साथ में मीटर रह जाएगा, बटा में कूलाम रह जाएगा। ये मात्रक भी हम लिख सकते हैं, पर ऑप्शन में हमें ये दे नहीं रखा भाई साहब। तो जूल अपॉन कूलाम जो है उसको हम क्या कहते हैं? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी कार्य बटा आवेश, विभव कहलाता है। तो वोल्ट इंटू मीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 मीटर त्रिज्या का एक आवेशित खोखला गोला है, उसके चालक के पृष्ठ के ऊपर 500 वोल्ट का विभव है। एक खोखला गोला है 2 मीटर त्रिज्या का, इसके पृष्ठ के ऊपर विभव है वो 500 वोल्ट है। इसके केंद्र से 1.5 मीटर पर, यानी परिधि के अंदर की बात कर रहा है, ये परिधि के अंदर ही है अगला बिंदु, केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा? साहब, विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो जब हम इस एकांक धनावेश को अनंत से लाएंगे तो सतह तक लाने में तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और सतह के अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो अंदर की तरफ कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा।
तो हम जानते हैं कि खोखले चालक आवेशित गोले की सतह के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसकी सतह के विभव के बराबर होता है। तो यहां पे हमें सतह का विभव 500 वोल्ट दे रखा है और इस प्रश्न को पढ़ करके हम आइडिया लगा रहे हैं कि हमें 1.5 मीटर की दूरी पर यानी परिधि के अंदर किसी बिंदु पर विभव पूछा गया है। तो 100% डी इज द राइट आंसर। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 हमसे कह रहा है कि एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, ये ले लिया हमने सर सीधा लंबा धारावाही। धारावाही मतलब भाई साहब इसमें धारा भी बह रही है। ओके, इससे आर दूरी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो यहां से ये हमने आर दूरी ले ली और यहां पे हमने कह दिया कि बेटा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी है। ओके, तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखो। कोई बात नहीं, तार में बहने वाली धारा पहले के बराबर आई रख लेते हैं। और r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, दूरी आधी कर दी हमने। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है सीधे धारावाही तार के कारण, μ0I/2πd होता है, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। धारा के मान में कोई चेंज कर ही नहीं रहा, दूरी आधी कर देंगे तो भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र तो दुगुना हो जाएगा। सीधा सीधा दे रखा है यार, इसमें इतना कोई इश्यू नहीं है। 7वां प्रश्न कह रहा है अपवहन वेग vd है, विद्युत क्षेत्र E है, दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। आप लोगों ने ओम के नियम का एक सूक्ष्म रूप पढ़ा होगा। उससे पहले जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा अपवहन वेग उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाला बल जो है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। तो Vd इज प्रोपोर्शनल टू E। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सर ट्रांसफार्मर में होता क्या है, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग जब इसमें से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कौन कहता है, ऑरस्टेड कहता है। तो इसके पास में रखी हुई कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और यदि परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं दो पास पास रखी कुंडलियों में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसके लिए हम लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। कितनी बार पढ़ लिया भाई साहब, हर जिले के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत आसान, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी का यह प्रश्न है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हम बोर्ड परीक्षा 2022 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए रिवीजन का एक विशेष प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम आपको बता दें कि 12th क्लास की फिजिक्स के हर एक टॉपिक के वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए 9वां प्रश्न पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। साहब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दुगुनी होती है, किससे, फोकस से। फोकस दूरी को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। और जल्दबाजी में बच्चे जो है वो पहला ऑप्शन भी यहां पे कर सकते हैं, बी केयरफुल। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि सूर्य के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों, कौन सी घटना की वजह से। तो सीधा सीधा हम जानते हैं प्रकीर्णन की वजह से सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। इसके आगे है समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। भाई विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। मैं कहता हूं कि दुनिया में यही एक ऐसी परिभाषा है जिससे हम इसके नाम से आंसर लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि किसी आवेशित कण के द्रव्यमान, कोई एक आवेशित कण है उसका द्रव्यमान और आवेश के ऊपर चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया ये तो हमसे आवेशों के गुणधर्म के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो है वो उसके वेलोसिटी के ऊपर, उसकी चाल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आप बीएससी की कक्षाओं के अंदर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। बट आवेश का जो मान है वो उसकी वेलोसिटी, उसकी चाल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर स्थिर आवेश है या गतिमान आवेश है तब भी उसकी सतह के ऊपर या उसके ऊपर जो आवेश है वो उतना ही रहना है। तो हमें लिखना चाहिए कि द्रव्यमान जो है
वो चाल के बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन आवेश जो है वो अपरिवर्तित रहता है। इसको विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के चैप्टर नंबर 1 में जाकर के जब आप आवेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे उस समय हमने इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखा है। चलिए, इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 हमसे कह रहा है कि धातु की चालकता, जिसको हम सिग्मा से लिखेंगे, और धारा घनत्व को हम जे से लिखते हैं। जे, इनके बीच में क्या रिलेशन है, संबंध लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न चाहिए हमें, 1 नंबर के उत्तर के अंदर हमें केवल इनके बीच का रिलेशन लिखना, कोई डेरिवेशन नहीं लिखना, जिसे हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं। तो यहां पे जे सिग्मा के अंदर जो हमारे पास रिलेशन होगा वो होता है जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो डायरेक्ट आप लोगों को ये रिलेशन जो है वो यहां पे लिखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि एक आवेश Q है, वो चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित पार्टिकल है, वो हमारे लंबवत दिशा में 90 डिग्री में एंटर कर रहा है। ठीक है सर, 90 डिग्री में प्रवेश कर रहा है। इसके ऊपर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट हमें इसमें बल की वैल्यू लिखनी है, F इज इक्वल्स टू QVB। और यदि आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q, ब्रैकेट के बाहर छोड़ देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब जब क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा लगेगा, और साइन थीटा में लंबवत की स्थिति में 90 डिग्री, एंड वी नो साइन 90 इक्वल्स टू 1। लेकिन साथ में पूछ रहा है कि इसका पथ कैसा होगा, इसका रास्ता कैसा होगा? तो इसका रास्ता जो है वो वृत्ताकार होगा, इसका पथ जो है वो वृत्ताकार पथ होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि किसी प्रेरकत्व में धारा का मान दुगुना कर दिया जाए। प्रेरकत्व का मतलब होता है कुंडली में, तो उसमें संग्रहित ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? किसी भी कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/2 Li²। क्लियर है? और यहां पे कह रहा है कि धारा का मान दुगुना कर दिया जाए। तो भैया जब हम धारा का मान दुगुना करेंगे तो उसका वर्ग भी करना होगा, तो हमारे पास उसमें संग्रहित ऊर्जा जो है वो कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 2 नंबर का टॉपिक है। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट के चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे और वहां पे आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का थंबनेल के ऊपर टाइटल देख लेना और वहां से आप वीडियो पढ़ लेना। बड़े अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका रिजल्ट जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। पूरा डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ना है। 12th क्लास की फिजिक्स का पूरा सिलेबस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमारे सिलेबस से, हमारे नोट्स के बाहर से आ जाए। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलो भैया, धारा का मान तो हम बात करते हैं। यहाँ पे एक 3 ओम का प्रतिरोध और भी लगा हुआ है, तो ये दोनों प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 + R2 6 ओम, और ये 3 ओम का जो है वो हो गया उसके समांतर क्रम में, तो 6 × 3/6 + 3, तो 6 × 3 = 18 और 6 और 3 9, यानी 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। और I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगेगा V/R। 4 वोल्ट हमें दे रखा है, 2 ओम प्रतिरोध है, भाग जाएगा 2 एम्पियर जो है वो इसमें से बहने वाला करंट हो जाएगा। तो परीक्षा में सर हम इसको कैसे लिखेंगे? आप इनको नाम डाल दें R1, R2 एंड R3। आप लिखेंगे R2 और R3 जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो इनका हो जाएगा 6 ओम। फिर आप लिखेंगे कि ये जो 6 ओम का प्रतिरोध है वो R1 के साथ में समांतर क्रम में है, तो फिर आप इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर ओम का नियम लगा करके I इज इक्वल्स टू V/R, इस तरीके से लिखना है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? आवश्यक परिपथ चित्र बना करके समझाइए। ठीक है साहब, ये हमारे पास मीटर सेतु का 1 मीटर लंबा तार है। यहाँ पे हमारे पास एल आकार की एक ब्लेड इस तरफ लगी होती है, एक ब्लेड इस तरफ लगी होती है, और एक बीच में यहाँ पे ब्लेड लगी होती है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं, इसके बाद में एक हम धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं,
और इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले में यहाँ पे अपन एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं, दूसरे में हम एक अज्ञात प्रतिरोध जिसका नाम S लिख देते हैं, जिसको हमें ज्ञात करना है, और इसके बीच वाले पॉइंट से यहाँ से हमें गैल्वेनोमीटर लेकर के और उसको इसके ऊपर रख देते हैं। यही तो है सिचुएशन। चलो, तो अब हमें क्या करना है, ये पहली वाली दूरी है, इसको हम L लिखेंगे, दूसरे वाला जो भाग बचेगा इसको अपन लिखेंगे 100 माइनस L, ठीक है। और पहला प्रतिरोध को हम R कह देंगे, ये S हो गया, इसको हम P कह देंगे और इस वाले प्रतिरोध को Q कह देंगे। तो हम व्हाइटस्टोन सेतु से बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब यदि P के बट्टा में Q लेंगे हम तो R के बट्टा में S लेंगे। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे और वहां पे आप विद्युत परिपथ में ये जो चैप्टर है जिसमें मीटर सेतु है, व्हाइटस्टोन ब्रिज है, विभव मापी है, हर एक चीज बहुत क्लियर हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ एक्सप्लेन करी गई। तो इसको आप वहां पे जाकर के क्लियर कर सकते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम लिखो। भैया पहला नियम कहता है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और दूसरा नियम कहता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। आप इसके साथ माइनस ना लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस जो है वो लेंज ने बताया था और लेंज का नियम जो है वो फैराडे के नियम के बाद में आता है। तो यदि आप इसके साथ माइनस लगा दें वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का कोई एक अवतल दर्पण है। वक्रता त्रिज्या मतलब R का मान हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सर F का मान कितना हो जाएगा? सर F का मान तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 7.5 सेंटीमीटर F की वैल्यू हो जाएगी। ओके, इसके बाद में सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर कोई बिंब रखा गया है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, और ये हो गया हमारे पास F, और ये हो गया हमारे पास R, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई बिंब रखा गया है। तो जब इन दोनों के बीच में बिंब रखा गया है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे बिंब नजदीक आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो इससे दूर बनेगा। तो इस स्थिति में हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो R और अनंत के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बनेगा। प्रकृति में हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। आवर्धन का परिकलन कीजिए, आवर्धन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, और इसमें हम लिखते हैं V/U। तो इसके अंदर प्रतिबिंब की स्थिति आप लिखेंगे, प्रकृति का मतलब है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और आवर्धन का मतलब है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं पूछना चाह रहा है, यहाँ पे जैसा ये प्रश्न की स्थिति दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो बड़े आकार का बनेगा। हालांकि हम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन में भी कोई बड़ी इश्यू नहीं है, उसको भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रश्न की जो सिचुएशन दे रखी है, बाकी के जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आवर्धन का मतलब ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। 21वां प्रश्न कह रहा है कि गाउस के नियम का कथन लिखिए। ठीक है साहब, गाउस का नियम किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो उस बंद पृष्ठ में रखे कुल आवेश सिग्मा Q और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इस नियम की सहायता से समरूप आवेशित चालक गोले के बाहर, सतह पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ खींचिए। तो चालक गोला दे रखा है, सारा का सारा आवेश उसकी सतह पे आ जाएगा। सतह के बाहर जो फॉर्मूला होगा वो KQ/R² रहेगा, सतह के ऊपर जो फॉर्मूला होगा वो KQ/R² रहेगा, और सतह के अंदर चूंकि चालक गोला है तो सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारे पास E है और एक्स एक्स के ऊपर अपन R ले लेंगे। तो जब तक हम कैपिटल R के ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब तक तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्स की लाइन को ही काटेगा। जैसे ही हम कैपिटल R पे पहुंच गए उसके बाद में ग्राफ जो है वो इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा, बट ये कभी भी एक्स एक्स की लाइन को नहीं काटेगा, क्योंकि एक्स एक्स की लाइन का काटने का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है वो अनंत पे होगी। इसके साथ में एक अथवा का पोर्शन भी दे रखा है। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए।
विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर r थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए और x और निरक्ष के ऊपर इसका मान निकालिए। तो इसका डेरिवेशन आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 3 में जब जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना। हाथ से लिखे हुए नोट्स के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया। इसका रिजल्ट यदि हम बात करने का प्रयास करें तो E इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर जो है वो इसका रिजल्ट आने वाला है। 22वां प्रश्न पढ़ते हैं। बायो सावर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, 7वें चैप्टर में होगा आई थिंक बायो सावर्ट का नियम। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के समानुपाती, लंबाई अल्पांश के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच की थीटा के जा के समानुपाती होता है। इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार पास के एक्स पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसमें हमारे पास B इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n दे रखी है तो I n से गुणा कर देंगे, नहीं तो सीधा हम इसको म्यू नॉट I लिख देंगे a का स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यदि अंडर रूट नहीं लिखना चाहते हैं तो अंडर रूट को हटा करके इसकी जगह बढ़िया ये रहेगा हम डायरेक्ट 3/2 का पावर लगा दें। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखो। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम वही है यार, कितनी बार पढ़ लिया हमने, हर डिस्ट्रिक्ट के पेपर के अंदर ये आया। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट सिग्मा आई का फॉर्मूला जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और उस बंद पास में से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी सहायता से धारावाही बेलनाकार चालक तार के बाहर, सतह पर और अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और आरेख बनाइए। बहुत अच्छा पेपर पूछा गया। आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस पेपर को अच्छे तरीके से सोल्व कर लेना। इसके सभी प्रश्न जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसका जो डायग्राम है, इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को विस्तार से इसका हर एक पार्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आगे 23वां प्रश्न इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के चैप्टर नंबर 11 में किरण प्रकाशिकी में इसके हर एक बिंदु को अच्छे से बताया गया है। प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, ये तो कोई विशेष बात नहीं है। अपवर्तन के नियम लिखिए, बिल्कुल ये भी 2 नियम है। स्नेल का नियम इसके साथ जोड़ करके हम लिखते हैं। दर्पण समीकरण 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v व्युत्पन्न कीजिए, बिल्कुल ये भी ठीक है, बड़ा डेरिवेशन है, 3 नंबर का प्रश्न है तो डेरिवेशन तो होना ही है। अथवा में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के अपवर्तन की स्थिति में प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो निम्न रिलेशन है इसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रिज्म से न्यूनतम विचलन वाला जो डेरिवेशन है वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हर एक प्रश्न जो है वो हमारे चैनल के ऊपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप सभी बच्चों को ये जो बूंदी जिले का पेपर है इसका स्टैंडर्ड कैसा लगा, इसका लेवल कैसा लगा, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।